विद्योपासक शिष्य गान रणितेर्दिशा शुभा शोभते विद्या पुष्प प्रवास पंडित गुरु भृंगेर मुदा राजते शास्त्रोद्घोष चयन च विश्वफलके दीपायमाने रतः भाति श्रीयुत सोमनाथ इति पुतो विश्वविद्यालयः। भगवान श्री कृष्ण एवं देवाधिदेव महादेव शिव शंभू के पवित्र दिव्य आशीर्निश्रा में परिपुष्ट श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा के परिरक्षण के लिए कटिबद्ध है, लक्ष्यबद्ध है। विश्वविद्यालय परिसर में क्रियान्वित प्राच्य विद्या शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के परिरक्षण के भागरूप लिपि एवं पांडुलिपि प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज के शुभ अवसर पर गुजरात के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट जी हमारी साक्षात्कार धारा में समुपस्थित हैं। मैं शैक्षिक अधिकारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुजरात यूनिवर्सिटी आपकी कर्मभूमि रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा वेद शास्त्र पंडित महाकवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी रामटेक द्वारा महाकवि कालिदास संस्कृत व्रती जैसे विभिन्न उपाधियों से आपको सम्मानित किया गया है। 40 से अधिक पुस्तकें आपने लिखी हैं। अनेक विध नाना संगोष्ठियों में आपने आपका योगदान दिया है। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। शैक्षणिक कार्य क्षेत्र के समय में आपने हस्तलिपि विज्ञान के अंतर अनेक विध कार्य किए हैं। तो सबसे पहली हमारी जिज्ञासा यह है कि जो हस्तलिपि उसकी विशेषता क्या है, हस्तलिपि को क्यों जानना जरूरी है? सही कहा। बात ऐसी है कि हमारे भारतवर्ष में 1750 उसके बाद जब अंग्रेज शासन शुरू हुआ उस समय पर प्रिंटिंग प्रेस तब आए। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भारत में प्रवेश होने से पहले सब लोग मानवकृत प्रतिलिपिकरण से अपने ग्रंथों की, अपने साहित्य की, अपने शास्त्र ज्ञान की रक्षा करते थे। तो लिपियों की उत्क्रांति जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वहां से भारत का इतिहास शुरू होता है। लेखन परंपरा को हम डिकोड कर पाते हैं और कालांतर में शताब्दियों बदलते जाने पर और प्रदेश भेद होने से उसी ब्राह्मी में से क्रमशः शारदा लिपि, सिद्धमातृका, देवनागरी, ग्रंथ लिपि, तेलुगु, कन्नड़, नेवारी, बंगाली ऐसी विभिन्न लिपियां विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न शताब्दियों में विकसित होती गई। और हमारी पूरी संस्कृत पाली प्राकृत की जो ज्ञान संपदा है वो ज्ञान संपदा इन विभिन्न लिपियों में लिखी हुई है। इसीलिए लिपियों के ज्ञान के बिना हम हमारे प्राचीन भारत के ज्ञान संपदा का कभी भी लाभ नहीं उठा सकते। तो ये सबसे पहला बिंदु लिपि विषय हुआ कि लिपियों का इतिहास है, लिपियों की उत्क्रांति का क्रम है जिसको जाने बिना हम हमारे प्राचीन ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। पुरातन काल में जो प्राथमिक शालाएं थी, बाल मंदिर थे, उसके लिए लिपिशाला ऐसे शब्द का प्रयोग होता था। प्राइमरी स्कूल को लिपिशाला कही जाती। और इस बात की पुष्टि होती है महाकवि कालिदास ने जब रघुवंश में रघु के संदर्भ में लिखा। राजा दिलीप के घर जब रघु पैदा होते हैं जिनसे रघुवंश शुरू होता है। लिपेर यथावत ग्रहणेन वाङ्मयं नदी मुखेन समुद्रम आविशेत। रघु को पहले लिपिशाला में दाखिल किया गया कि भाई क ख ग इत्यादि कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है। तो लिपि ज्ञान सबसे पहले करवाया जाता था। जैसे नदी मुख से समुद्र में प्रवेश होना सरल हो जाता है उसी तरह से पुरातन काल में प्राचीन भारत में लिपियां ही केवल सिखाई जाती। दैट वाज द प्राइमरी एजुकेशन। बाद में तो छात्र अपने आप पांडुलिपियों के संग्रहालय में जाकर अपनी रुचि के अनुसार ग्रंथ को खोलकर लिपि ज्ञान के सहारे उस ज्ञान समुद्र में प्रवाहित हो जाते। लिपेर यथावत ग्रहणेन वाङ्मयं निखिलमपि वाङ्मयं स रघुः प्रविशति। लिपि मुखेन यथा नदी मुखेन समुद्रम गन्तुं सरलं भवति तद्वत् लिपि ज्ञानेन स वाङ्मयं प्राविशति। इतनी अच्छी बात कालिदास ने कही है। तो लिपि का तो महिमा है ही है। बिना लिपि ज्ञान कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो ये है हमारी लिपियों की महिमा। उससे साथ हमारा इतिहास भी जुड़ा है। हमारी ज्ञानोपार्जन की जो साधना है उसका प्रथम बिंदु लिपि ज्ञान है। यानी इतिहास की सतह में यदि हमें प्रवास करना है तो लिपि ज्ञान आवश्यक है। अवश्य, अनिवार्य है। इसी के आधार पर एक दूसरा प्रश्न, आधुनिक समय में जो इतिहासविद हैं या संस्कृत रसिक हैं या संस्कृत में संशोधन करते हैं, संस्कृत में अध्ययन करते हैं, तो इन सब के लिए लिपि का ज्ञान, हस्तप्रत का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है?
आपका क्या मत है इसमें? हाँ, लिपि ज्ञान और लिपि ज्ञान के साथ साथ पांडुलिपियों को पढ़ना, पांडुलिपियों का संस्कार करना, क्योंकि जो लिपिकार होते थे प्राचीन समय में वो मैन्युअली सब लिखा जाता था। और जैसे अंग्रेजी में कहा गया है कि नो मैन इज परफेक्ट, मनुष्य मात्र भूलने पात्र, वो भूल करता ही है। प्रमादजन्य, अनवधानजन्य या अज्ञानजन्य अशुद्धियां प्रविष्ट होती थी। एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि जब बनाई जाती है तो ये अवश्यम भावी था। लिपि का ज्ञान होने से क्या होता है कि भाई लिपि के हर शताब्दी में आकार बदलते रह देते हैं। तो 12वीं शताब्दी की देवनागरी कैसी है, 14वीं शताब्दी में क्या बदलाव आया, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ। तो लिपि के आकार प्रकार को, उसका जो चित्रात्मक स्वरूप है, उसके आधार पर पांडुलिपियों का काल निर्धारण हो, यानी प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ क्या रहा होगा उसको निश्चित करने के लिए, सप्रमाण उसको निर्धारित करने के लिए लिपि ज्ञान होना चाहिए। और पांडुलिपियों में ऐसा बदलाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसी तरह से फलक का जो उपयोग होता है, कैनवास फॉर राइटिंग, तो हमारे देश में ऊपरी भाग में हिमालय स्थित है। भोज वृक्ष वहां 15,000 की फीट पर होते हैं, तो उसमें छेद करके जो पन्ने निकलते थे उसका ड्यूरेबिलिटी 200-400 वर्ष तक भुर्ज पत्र बने रहते हैं। उस पर हम लोग लिखते थे और न मिटने वाली शाही हम बनाते थे। कश्मीर के पंडितों के पास वो ज्ञान था, वो विद्या थी कि आज भी पुरानी भोज पत्र पर लिखी हुई पांडुलिपि फ्रेश है ऐसा दिखाकर यदि कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो डाल सरोवर में 2 दिन डुबो के रखता है, वो इंक फेडअप नहीं होती है और वही पांडुलिपि पुनर्जीवित हो जाती है। पानी चूस कर वो पांडुलिपि नई जैसी लगती है। ऐसी अद्भुत कला हमारे पास थी। दूसरा भारत का सौभाग्य है, 2 बड़े समुद्र किनारे, पूर्व घाट और पश्चिम घाट, वहां पर श्रीताल नाम के वृक्ष होते हैं। जो खड़ताल होते हैं, खरताल होते हैं, उस पर लिखा नहीं जाता है, लेकिन ताल वृक्ष की 2 जो प्रकार है उसमें जो श्रीताल नाम का वृक्ष है उसके पन्ने पर हम लोग लिखते थे। उसकी भी ड्यूरेबिलिटी 200-400 वर्ष तक की है। तो प्राचीन भारत में मनुष्यकृत प्रतिलिपिकरण होता था एवं जो फलक थे वो वनस्पति जन्य थे। इस रूप में हम कह सकते हैं कि भारत की जो ज्ञान साधना है वो पूरी आरण्यक संस्कृति, अरण्य से अर्जित की हुई जो सामग्री थी, कलम किता उससे बनते थे। उसी वनस्पतियों को निचोड़ कर उसको उबाल कर विभिन्न प्रकार की परमानेंट इंक हम लोग बना लेते। इसीलिए ये सारी पांडुलिपियां आज उपलब्ध होती हैं और वो बड़े काम की चीज है। तो जैसे कि सर जी आपने बताया कुछ कहीं ना कहीं प्रमाद या विप्रलिप्सा करणा पाटवम जैसे शास्त्र में भी इसका उल्लेख है ही कि कुछ दोष रह जाते हैं या कुछ परिवर्तन भी आता है। तो इसी के आधार पर एक प्रश्न है कि कोई भी हस्तलिखित प्रत जो होती हैं या शास्त्र होता है उसकी जो क्रिटिकल एडिशन समीक्षात्मक आवृत्ति जो बनाई जाती है उसकी क्या आवश्यकता है, क्या भूमिका है? बहुत उत्तम प्रश्न आपने पूछ लिया है कि समीक्षित आवृत्ति की क्या आवश्यकता है। आज के आधुनिक विद्यार्थियों को इस प्रश्न का समाधान जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो हायर रिसर्च में नहीं जाएगा। तो बात ऐसी है कि जैसे ही मैंने कहा 1750 के बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भारत में प्रवेश करती है, बिना समीक्षा किए, बिना कंपैरेटिव स्टडी किए ग्रंथ प्रकाशित होने लगे। बाद में 1933 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है उस समय पर भांडारकर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, वहां के विद्वानों ने ये पाया कि महाभारत एक नहीं 2 तरह के चल रहे हैं, रामायण एक नहीं 2 तरह के इस देश में चल रहे हैं। जब पांडुलिपियां समग्र देश से उन्होंने संग्रहित करके देखी तो उत्तरी भारत के महाभारत की पांडुलिपियों में कम श्लोक थे और वही महाभारत जब दक्षिण भारत की पांडुलिपियों में ग्रंथ तेलुगु और मलयालम लिपि में लिखी गई पांडुलिपियां देखी गई तो पाया कि वहाँ श्लोक अधिक है। तो ये सोचा गया कि दोनों का मिलान करके सबसे प्राचीन से प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ क्या रहा होगा। कोशिश ये रहती है कि अतीत में मूल में क्या पाठ रहा होगा उसको खोजने की कोशिश होनी चाहिए, जिसके लिए भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास प्रत्येक ग्रंथ के अनेक भाष्यकार है, टीकाकार है, टिप्पण लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए रघुवंश की पांडुलिपियां 200-300 साल पहले की मिलेगी, आप उससे अधिक पुरानी नहीं मिलती है। और कालिदास बैठे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, तो 2000 वर्ष पहले कालिदास ने क्या लिखा था वो जानने के लिए प्राचीन से प्राचीनतर जो आपको पाठ खोजना है उसके लिए मल्लिनाथ के घर जाना पड़ेगा। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के टीकाकार मल्लिनाथ ने कौन से श्लोक को स्वीकार करके रघुवंश पर टीका लिखी है
और उससे भी पुराना, यही 14वीं शताब्दी में मल्लिनाथ जिस रघुवंश पर टीका लिख रहे हैं, उससे भी आगे वाला पाठ यदि खोजना है तो आपको कश्मीर की भुर्ज पत्र पर लिखी हुई शारदा पांडुलिपियां देखनी पड़ेगी। वहां पर 10वीं शताब्दी के वल्लभदेव नाम के कमेंटेटर, उन्होंने भी रघुवंश पर टीका लिखी है। तो विद द हेल्प ऑफ वेरियस कमेंट्रीज अ क्रिटिक कैन गो इनटू द पास्ट। 14वीं शताब्दी में इतने श्लोक थी, लेकिन 10वीं शताब्दी में उससे कम श्लोक मिलते हैं। इस रूप में ये सहायक सामग्री जो है, टेस्टिमोनियम है। एक तो हमारा रॉ मटेरियल है पांडुलिपियां, दूसरा है ये सहायक सामग्री के रूप में रहा टीका साहित्य। उसके आधार पर हम प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ को हो सके तो कालिदास के नजदीक का पाठ खोज सकते हैं। ये है समीक्षित आवृत्ति का विनियोग, और कृति का प्राचीन से प्राचीनतम स्वरूप हमारे सामने आएगा। जो अधिकृत पाठ होगा, जो ऑथेंटिक टेक्स्ट होगी, जो श्रद्धेय होगी, और वो निर्विवाद रूप से सबके लिए शिरोधार्य बनेगी। ये है क्रिटिकल एडिशन की आवश्यकता। गुरुजी, आपने हमें समझाया कि समीक्षात्मक आवृत्तियों की क्यों आवश्यकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का आपने पाठोद्धार भी किया है। हम पुनः आपके खूब खूब आभारी हैं। धन्यवाद। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद।